ब्रह्मनाथ। ओ ओ ओ आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम बसंत भाग 2 के पाठ 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज ये पाठ 2 का पहला वीडियो है। पाठ परिचय। हमारे परिवार में, हमारे ग्राम में पुराने समय से ही दादी माँ का वात्सल्य एवं उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार हम सबको याद है। दादी माँ हमेशा हम सबको प्यार एवं दुलार करती है। ठीक ऐसी ही एक कहानी प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक ने दादी माँ के बारे में बड़ा ही रोचक एवं अपने अनुभवों को साझा किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के उदार स्वभाव और ममतापूर्ण हृदय का परिचय कराया है। लेखक को प्राय अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। हम सबको भी अपनी दादी माँ की याद रहती है। जब कोई डांटता है, धुतकारता है, तो हम दौड़ करके तुरंत अपनी दादी माँ की गोद में चले जाते हैं और ममता ऐसी कि उसको भुलाए भी नहीं भूलता। उनकी मृत्यु के समाचार पर लेकर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने आप से ही पूछता था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस पूरी कहानी में लेखक का पुराने ज़माने में किस प्रकार से दादी माँ परिवार का पालन पोषण करती थी एवं प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखती थी, इसके बारे में अपने अनुभव को सबके सामने रखने का प्रयास किया है। पाठ इस प्रकार है। कमजोरी है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ती, भीषण गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वस्थ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। उपयुक्त गद्यांश में आए हुए कठिन शब्द, जिनका अर्थ इस प्रकार है। शुभ चिंतक, भला सोचने वाला। प्रतिकूलता, विरोधाभास की स्थिति। बरबस, जबरन, ना चाहते हुए भी। धुंधली छाया, अस्पष्ट रूप से नाच उठना, दिखाई देना। कठिनाई, मुसीबत, परेशानी। पीठ पीछे चुपकर, मुंह के सामने नहीं होना। घबराना, झिझकना। सर्द, सर्दी, शीत, ठंड। प्रस्तुत गद्यांश में दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह कहते हैं,
कि आज एक नहीं 20 वर्ष हो गई, जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम सबका मन परेशान हो जाता है। मुझे उदास देख कर के मेरे शुभचिंतक मित्र आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि अभी तो छुट्टियां आने वाली है, आप तुरंत ही दादी माँ से मिलने के लिए जा सकते हैं, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। साथ ही विषम परिस्थितियों में वे मेरा उपवास भी उड़ाते। वे कहते हैं कि ये परेशानियों में घबराने वाला है। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, अपनी कमजोरियों के बारे में मैं सोच लूँगा, परंतु सोचने से कुछ नहीं होता। मुझे वर्षा और शीतकाल के बीच की शरद ऋतु के समान साफ और शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की एक स्पष्ट छवि अपनी आँखों के सामने दिखाई देने लगती है। इस प्रकार लेखक बार बार अपनी दादी माँ को याद करता है। जैसे हम भी अभी इस समय जब दादी माँ की बात कर रहे हैं तो हमें भी अपनी प्यारी दादी माँ याद आ रही होगी। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। यहाँ क्वार शब्द आषाढ़ महीने के लिए आया है। मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आई हुई मोथा और शाई की अधगली घासें, घेऊर और वन ब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर ही हुड़क रहा था। दो एक दिन ही कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। उपयुक्त गद्यांश में कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। चैत्र अर्थात वर्ष का पहला महीना। क्वार आश्विन मास, वर्षा ऋतु का अंतिम महीना। धड़क रहा, लालायित हो रहा, किसी वस्तु को लेने के लिए बहुत इच्छुक होना। साबु, साबूदाना। उक्त गद्यांश में कवि शिव प्रसाद सिंह ने बरसात के मौसम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में हम किस प्रकार से जलाशय में कूदते हैं, नाचते हैं, तैरने का प्रयास करते हैं। चारों ओर हरियाली होते हुए हमको खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। हमको तो केवल जल में नहाना अच्छा लगता है। और नहाने के बाद में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है या हम किस प्रकार से रोगग्रस्त हो जाते हैं, उसके बारे में लेखक शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि आषाढ़ मास में आम और जामुन के फल, अगहन यानी अग्नि में भुने हुए चावल से बनने वाला चिवड़ा और गुड़, ये एक प्रकार के खाने की सामग्री है। चैत्र के माह में लाई और गुड़ से बनी एक पट्टी एक बार न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु माटी की गंध भरे और झाग वाले पानी में कूदने का मौका ना मिले तो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है।
लेखक कहता है कि इस मौसम में हल्की बीमारी अच्छी लगती है, क्योंकि दर्द एवं ज्वर में दिन भर नींबू का पानी और साबूदाना खाने में आनंद आता है। अर्थात इस समय थोड़ा थोड़ा अगर शरीर बुखार से पीड़ित रहता है तो घर में दादी माँ हमको खाने के लिए नींबू का पानी और साबूदाना देती है, जो मन को बहुत भाता है। लेकिन इस बार जब बुखार आया तो उतरा ही नहीं। हर बार तो थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, लेकिन इस बार बुखार इतना गहरा हो गया कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ते रहे, लेकिन बुखार नहीं उतरा, और उतरा तो भी रात को 12 बजे के बाद, यानी वर्षा समाप्ति के बाद। वर्षा के बाद प्राय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जब भी घर घर ज्वर भी घर घर की समस्या बन जाती है। अर्थात वर्षा ऋतु में तालाब या अन्य किसी भी पड़े हुए पानी में नहाने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में लेखक ने हम सबको आगाह किया है। इसीलिए बरसात के पानी में नहाने से बचना चाहिए। विशेष करके वर्षा ऋतु का जो बुखार होता है वह एक बार चढ़ने के बाद छोड़ता ही नहीं। यह हम सबका अनुभव है। पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों के बारे में लेखक ने विस्तार पूर्वक समझाया है। आइए अब इन दोनों गद्यांशों का प्रश्नोत्तर जानें। प्रश्न 1, लेखक का मन कब अनमना सा हो जाता है? उत्तर, लेखक का मन जरा सी कठिनाई का सामना करने पर अनमना सा हो जाता है। प्रश्न 2, लेखक के मित्र पीठ पीछे क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं? उत्तर, लेखक के मित्र पीठ पीछे उसे कमज़ोर और जरा सी समस्या से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रश्न 3, लेखक बार बार क्या निश्चय करता है? उत्तर, लेखक बार बार ये निश्चय करता है कि वह अब पुरानी बातें और कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेगा। प्रश्न 4, लेखक की आंखों के सामने किसकी धुंधली छाया प्रकट हो जाती है? उत्तर, लेखक की आंखों के सामने उसकी दादी माँ की धुंधली छवि और उसकी स्मृतियाँ प्रकट हो जाती है। अब इन दोनों पद्यांशों से संबंधित कुछ आपके लिए गृह कार्य दे रहा हूँ। आप ठीक से पद्यांश को पुनः पढ़ना और उससे संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना। प्रश्न 1, आषाढ़, अगहन और चैत में बच्चों को क्या खाना प्रिय होता है? प्रश्न 2, क्वार के महीने में बच्चों को क्या बुरा लगता है? प्रश्न 3, लेखक को कैसी बीमारी अच्छी लगती है? प्रश्न 4, लेखक द्वारा बरसाती जल में कूदकर नहाने का क्या परिणाम हुआ? और प्रश्न 5, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? विस्तार पूर्वक लिखिए। आप सभी भैया बहन बुद्धिमान हैं, अतः सोच समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर ठीक से लिखेंगे और सुंदर लेख में लिखेंगे। विशेष करके लिखते समय अपना लेख बहुत सुंदर हो, इसका विशेष ध्यान रखना है सबको। धन्यवाद। जय हिंद।